It is the sixth session of this hall in Orange City Literature Fest, and time for this session will be 2:50 to 3:20 p.m. This session will be of 30 minutes. We will be now discussing about Dr. Baba Saheb Ambedkar के सपनों का भारत with Kishore Makhwana sir. Kishore Makhwana, a devoted and vigilant journalist and activist in its true sense, has in-depth study of social life, a columnist of Social Network in Sunday edition of renowned Gujarati daily Divya Bhaskar, editor of Namaskar, a popular family magazine, publisher of social magazine Samaj Samvedna, author of the books Swami Vivekanand, Rashtriya Ghatna Chakra, RSS New Lakshya. He is a member in Nehru Memorial Museum and Library. Dr. Baba Saheb Ambedkar, Safalta, No Mantra and other. Completion of articles and speech, Samajik Samratra, Apna Narendra Bhai and many more. Accompanied the then Prime Minister Shri Atal Bihari Vajpayee in historic Lahore tour in 1999. Honored with awards like Panchanya Nachiketa Samman and Pratap Narayan Mishra, Yuva Sahitya Puraskar. Now I am handing this session to you, sir. ये आज का जो यहाँ का विषय है मेरा वो है डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के सपनों का भारत। और मुझे आनंद इस बात का है कि भारत की आत्मा जिस धरती पर बाबा साहब आम्बेडकर ने बचाई थी वहाँ मुझे बोलने का अवसर मिला है। तो समय तो बहुत कम है, सिर्फ 25 मिनट के अंदर ये जो पूरा विषय है वो मुझे बताना है। और जो भी महापुरुष होते हैं अपने देश के, तो ये महापुरुष का जो पूरा जीवन होता है वो इतना विशाल होता है, एक महासागर की तरह होता है। तो भी मैं थोड़े शब्दों में, थोड़े समय में इस महापुरुष का जो जीवन है, उनका जीवन दर्शन था, उनका विचार दोहन था और उनका सपनों का जो भारत था वो मैं बताने का प्रयत्न करूंगा। हम सब जानते हैं कि बाबा साहब आम्बेडकर का जो उनकी जो प्रतिभा है, उनकी जो प्रतिमा है वो हमारे देश में ऐसी बनी हुई है। शायद ही ये एकमात्र ऐसे महापुरुष होंगे कि जिनको हम ऐसा बोल सकते हैं कि अन्याय हुआ है, ऐसा भी बोल सकते हैं। और उनकी इतनी विराट प्रतिभा थी, इनका इतना विशाल दर्शन था, उसके बावजूद भी इस महापुरुष को सिर्फ दो ही उनकी पहचान बन गई। उनकी पहली पहचान बन गई कि वो सिर्फ दलितों के नेता थे। उनकी दूसरी पहचान बन गई वो संविधान निर्माता थे। वो दोनों बातें सही है कि वो जो शोषित पीड़ित हमारे समाज का जो वर्ग था, उनके उत्थान के लिए उनको न्याय मिले, उनको समानता का अधिकार मिले, इसके लिए उन्होंने जीवन भर संघर्ष किया और उन्होंने संविधान बनाया, वो भी बात सही है। मगर जब हम बाबा साहब आम्बेडकर के बारे में जानते हैं, इस महापुरुष के दर्शन को जानने का प्रयत्न करते हैं, उनको जीवन को जानने का प्रयत्न करते हैं, तब हमें मालूम होता है कि उनकी ये दोनों जो पहचान है वो एक उनके जीवन की एक छोटी सी है पहचान। बाकी तो उनका जो जीवन दर्शन था वो इतना विशाल, इतना विराट है। एक बात हम ये भी जानते हैं कि बाबा साहब आम्बेडकर का जन्म ऐसे हमारे जो हिंदू समाज जो बोलते हैं, हिंदू समाज की ऐसी जो जाति व्यवस्था है, ऐसी जाति व्यवस्था में जो सबसे नीचे स्तर पर था, ऐसी जाति में उनका जन्म हुआ था। इसके बावजूद भी
हम जब बाबा साहब आम्बेडकर के जीवन को जानने का प्रयत्न करते हैं, तब उनका जो पूरा जीवन है, वो पूरा जीवन दो ही पिल्लर पे हमें दिखाई देता है। एक है कि समाज के जो शोषित, पीड़ित और न्याय से जो वंचित है, अधिकारों से वंचित है, ऐसे वर्ग के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। दूसरा उनका जीवन है नेशन फर्स्ट, भारत पहले। उनका एक बहुत प्रसिद्ध वाक्य है, उन्होंने 1938 में मुंबई विधानसभा के अंदर, जब कर्नाटक प्रांत मुंबई प्रांत से अलग हो, उस समय चर्चा चल रही थी विधानसभा के अंदर, तब काफी जो सदस्य थे वो ऐसा बोलते थे कि मैं पहले भारतीय हूं, बाद में हिंदू हूं, पहले मैं भारतीय हूं, बाद में मैं मुसलमान हूं, पहले मैं भारतीय हूं, बाद में क्रिश्चियन हूं, ऐसा सब अपनी पहचान देते थे। उस समय बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा था कि यहां काफी सदस्यों ने ऐसा कहा कि मैं पहले भारतीय हूं, बाद में हिंदू हूं, बाद में मुसलमान हूं, बाद में क्रिश्चियन हूं। मगर जहां तक मेरी मान्यता है, मैं मानता हूं कि मैं पहले भी भारतीय हूं, बाद में भी भारतीय हूं और अंत में भी भारतीय हूं। भारतीय का तो सिवा कुछ भी नहीं। अगर यही जो भावनाएं हैं, यही विचार हमारे मन मस्तिष्क में जितने ही आकंठ डूब जाएंगे, उतना ही ये भारतवर्ष है वो जल्दी स्वतंत्र होगा। और स्वतंत्र होगा इतना ही नहीं, वो शताब्दियों तक अपनी जो स्वतंत्रता है, अपनी जो आज़ादी है, वो बरकरार रखेंगे। तो उनका जो जीवन का महत्वपूर्ण है वो है नेशन फर्स्ट, पहले भारत। और उनके जीवन के जितने भी आंदोलन किए उन्होंने, जो भी उन्होंने विचार व्यक्त किए, उस सभी विचारों के अंदर कहीं ना कहीं भारत झलकता था। मैं उनके बचपन के जीवन के अंदर नहीं जाता, क्योंकि बचपन का जीवन हम जानते हैं कि वो कैसे अभाव के बीच गरीबी में पले पड़े थे। उसके बावजूद भी वो उनके अंदर इतनी प्रतिभा थी, उनके अंदर इतनी तीव्र आकांक्षा थी अपने समर्पण के प्रति, अपने सपनों के प्रति, कि ये गरीबी में जूझ रहे थे। उसके बावजूद भी उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में सबसे अच्छी डिग्री प्राप्त की। और मैं हमेशा कहता हूं, खास करके युवा वर्ग को, कि अगर आपको जीवन में सफल होना है तो उसके लिए बाबा साहब आम्बेडकर का जीवन सबसे आदर्श है, सबसे प्रेरित है। कि अभाव के बीच, अड़चनों के बीच, कठिनाइयों के बीच अगर आपको सक्सेस होना है, अगर आपको सफल होना है, तो बाबा साहब आम्बेडकर का जीवन देखिए। सब कुछ अभाव में उनका जिए थे वो, मगर उनके सामने एक सपना था कि ये जो शोषित, पीड़ित समाज का वर्ग है उसका उत्थान करना। और शिक्षा क्यों प्राप्त करनी? तो ये सपना प्राप्त करने के लिए, सपने को सफल करने के लिए। तो ये 17-18 वर्ष के थे, युवा थे उस समय, बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़। मैं ये प्रसंग इसलिए बता रहा हूं कि खासकर जीवन में हमारे सामने सपना नहीं होता, या तो हमारे अंदर आत्मविश्वास नहीं होता, इसके कारण हम निष्फल होते हैं, असफल होते हैं। मगर बाबा साहब आम्बेडकर 17 वर्ष की आयु है, उनके सामने जब वो महाराजा के सामने गए, तब भारतवर्ष के सबसे बड़े रजवाड़े, मतलब कि रियासत के वो महाराजा थे, भारतवर्ष में उनकी नामना थी। ऐसे महाराजा के सामने जब बाबा साहब आम्बेडकर एकदम युवा थे, 16-17 वर्ष की उनकी आयु थे, वो उस महाराजा के सामने गए और महाराजा उनकी प्रतिभा को जानते थे। इसलिए उनको पूछा कि आप क्या करना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र और पब्लिक फाइनेंस लेके पढ़ना चाहता हूं। महाराजा सयाजीराव ने उनसे दूसरा प्रश्न पूछा कि आप ये 3 विषय ही लेके क्यों पढ़ना चाहते हैं? तब बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा
मैं ये बता रहा हूं कि उनका विजन क्लियर है। 16 वर्ष की आयु में उन्होंने महाराजा को बताया कि मैं ये विषय लेकर इसलिए पढ़ना चाहता हूं ताकि जो शोषित वर्ग है, जो पीड़ित वर्ग है, उनकी मैं सेवा कर सकूं। तो वो ऐसा नहीं सोचते कि इतने बड़े महाराजा है, मगर वो आत्मविश्वास से उनके आंख में आंख मिला के बात करते हैं। तो एक तो आत्मविश्वास भी है और अपना सपना भी है। और जब वो परदेश की भूमि पर गए एक सपना लेकर पढ़ने के लिए, तब हमारे देश के अंदर स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था। परदेश की भूमि ऊपर भी खास करके जो युवा वर्ग थे वो स्वतंत्रता आंदोलन चला रहे थे। और जो भारतीय युवा थे, ये भारतीय युवाओं को उस समय के जो हमारे महान स्वतंत्र सेनानी थे लाला लाजपत राय जी, ये युवा वर्ग को वहां परदेश की भूमि पर संगठित करते थे। उस समय वो अमेरिका में थे। जब उन्होंने जाना कि ये जो भीमराव अंबेडकर हैं वो प्रतिभाशाली युवा हैं, अगर वो भी इस आंदोलन में जुड़ जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, इसलिए वो बाबा साहब से संपर्क स्थापित करते थे। जब ये लाला लाजपत राय ने उनसे कहा कि आप भी इस आंदोलन में जुड़िए, तब उन्होंने जवाब दिया 17 वर्ष की आयु में कि मैं चाहता हूं कि भारत विदेशी दासता से मुक्त हो। ये मेरा भी सपना है, मैं भी चाहता हूं कि भारत मुक्त हो, स्वतंत्रता बने, मगर उससे पहले मेरा सपना यह है कि मैं अच्छी से पढ़ाई करूं। उन्होंने आगे जाके ये भी कहा है कि जो भी युवा वर्ग है, जो भी पढ़ता है, ऐसे युवाओं को जब तक अपनी डिग्रियां प्राप्त न कर ले तब तक किसी भी आंदोलन में सहभागी नहीं होना चाहिए। उन्होंने ऐसा कहा है। उनका कहने का मतलब यह है कि आप एक बार अच्छी तरह से डिग्रियां प्राप्त कर लोगे तो आप जो चाहते हो, जो आपका सपना है, वो आप पूरा कर सकते हो। और जब उनको वहां पर जब उन्होंने डिग्रियां प्राप्त की, तब अनेक लोग ऐसे थे कि वो चाहते थे कि बाबा साहब आंबेडकर अपने ही देश में रहे। वो चाहते, जिस प्रकार उनको यहां अपमानित होना पड़ा था, ऐसी अवस्था में वो चाहते तो परदेश की भूमि पर वो रह सकते थे। उनके पास ऐसे डिग्रियां भी थी कि वो चाहते तो किसी भी देश में रह सकते थे और अच्छे से डॉलर प्राप्त कर सकते थे वो। मगर वो वापिस इसी धरती पर आए तो इसका एकमात्र कारण था वो भारत को बहुत प्रेम करते थे। वो शोषित पीड़ित का उत्थान तो चाहते थे, साथ साथ भारत को भी आगे ले जाना चाहते थे। और इसीलिए उन्होंने अपना एक सामयिक था मूक नायक। मूक नायक ने उन्होंने 1920 फरवरी में जो अंक था, जो इश्यू था, उसमें उन्होंने लिखा, उस समय 1920 में आप देखिए कि जब पूरा भारत अंग्रेजों की दासता के पैरों तले कुचल रहा था, उस समय उन्होंने 1920 में कहा, जो उनका सपना था बाबा साहब आंबेडकर का, वो 1920 में बाबा साहब कहते हैं कि उस समय 1920 में जापान जो था, वो जापान उस समय भी, आज नहीं, 1920 में भी दुनिया में नंबर 1 पर था प्रगति की दौड़ में। उस समय बाबा साहब आंबेडकर ने उसका उदाहरण दिया है अपने मैगजीन में, मूक नायक में। उन्होंने कहा कि जापान आज पूरी दुनिया में नंबर 1 पर है, विकास की दौड़ में नंबर 1 पर है, पूरी दुनिया में जापान की बोलबाला है, तो भारत क्यों प्रगति की दौड़ में नंबर 1 नहीं प्राप्त कर सकता। यह बाबा साहब का सपना उस समय 1920 में। वो लिखते हैं उसमें आगे कि जापान आगे इसलिए बढ़ सका, जापान आगे इसलिए जा सका कि वहां पर भी जाति व्यवस्था थी। उन्होंने आगे जाके कहा है कि जातियां इस राष्ट्र के लिए संहारक है, जातियां इस राष्ट्र के विकास के दौड़ में सबसे बड़ी बाधक है। उन्होंने आगे जाके कहा, मगर यहां पर भी वो कहते हैं कि जापान में भी जाति व्यवस्था थी। जापान में जो समुराई नाम की एक जाति है,
वो जाति भी अपनी जाति अहंकार के कारण वो अपने सबसे सर्वोच्च मानती थी, और जो छोटी छोटी जातियां थी उसको अन्याय करती थी, उसको अपमानित करती थी। मगर जब समुराई नाम की जाति को लगा कि हमारी जाति अहंकार के कारण, ये जाति मिथ्याभिमान के कारण जापान प्रगति की दौड़ में पिछड़ रहा है, तब उन्होंने ये अपनी जो जातिगत अहंकार था उसे मिटा दिया, उसे नष्ट कर दिया, और सभी जापानियों ने, हम सभी जापानी एक है, जापान में रहने वाला प्रत्येक जापानी मेरा भाई है, ये भाव उन्होंने अपने अंदर आरोपित किया। और जब उन्होंने ये भाव अपने अंदर आरोपित किया, हम सभी जापानी है, प्रत्येक जापानी मेरा भाई है, ये भावनाएं लेकर जब जापान आगे बढ़ा, तब जाके जापान नंबर 1 पर पहुंच सका। ये पूरा जो मैं बोला ना, वो सब बाबा साहब आम्बेडकर ने 1920 में लिखा है। उन्होंने पूरा जापान का उदाहरण देने के बाद वो लिखते हैं कि भारत को भी अगर संपन्न बनना है, अगर शक्तिशाली बनना है, अगर विकास की दौड़ में नंबर 1 जाना है, तो उसे भी ये जो छोटी छोटी जातों में, खंड खंड में जो विभाजित भारतवर्ष हैं, वो भारतवर्ष को अपना जो जातिगत अहंकार है वो मिटाना पड़ेगा, ऐसा उन्होंने कहा। उसके बाद बाबा साहब आम्बेडकर ने 2 आंदोलन किए थे। एक आंदोलन किया था उन्होंने महाड़ के अंदर, जो पीने का पानी था, वहां चौदार करके एक तालाब था, वो तालाब के अंदर सभी जातियों के लोग पानी पी सकते थे, मगर जो छोटी जाति थे, जो दलित वर्ग थे, वो पानी उसमें नहीं पी सकता था। वहां पर कुत्ते बिल्ले भी पानी पी सकते थे, मगर अपने ही भाई, अपने ही हिंदुस्तानी भाई उस तालाब से पानी नहीं पी सकते थे। उसके खिलाफ बाबा साहब आम्बेडकर ने आंदोलन प्रारंभ किया। उस समय उन्होंने कहा है, जो आज भी इतना ही महत्वपूर्ण है, आज भी उतना ही जरूरी है। उस समय बाबा साहब आम्बेडकर कहते हैं कि ये जो अस्पृश्यता है, ये जातिवाद है, उसके कारण ये जो अछूत वर्ग है उसे तो नुकसान हुआ ही, मगर जो सवर्ण वर्ग है उसे ही नुकसान हुआ। उसके बाद बाबा साहब आम्बेडकर कहते हैं कि ये दोनों के अलावा भी सबसे अधिक अगर किसी को नुकसान हुआ है तो ये हमारे भारत को नुकसान हुआ, हिंदुस्तान को नुकसान हुआ। उनकी सोच क्या है? यही सोच है। जब वो चौदार आंदोलन करते तो भी उनका जो मन मस्तिष्क के अंदर वही भाव है कि जो मेरे भारत को नुकसान हुआ ये जाति व्यवस्था के कारण। अगर भारत संपन्न नहीं बना, भारत शक्तिशाली नहीं बना, तो ये जाति व्यवस्था के कारण भारत शक्ति संपन्न नहीं बना, ये उनकी सोच है। आगे जाके जब वो प्रथम गोलमेजी परिषद में गए 1930 के अंदर, लंदन के अंदर, उस समय भी बाबा साहब आम्बेडकर ने गोलमेजी परिषद के अंदर पहली बार भारत की धरती, भारत की मतलब बाहर विदेश की धरती पर अंग्रेजों की छाती पर बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा था कि अंग्रेजों के आने से हमारा जो अछूत वर्ग है उसकी स्थिति में जरा भी सुधार नहीं हुआ। इसलिए मैं चाहता हूं कि भारत के अंदर लोगों द्वारा, मतलब लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार बननी चाहिए। उस समय 1930 में बाबा साहब आम्बेडकर ने लोकतंत्र, लोकशाही के आधार पर चुनी हुई भारतीयों की सरकार भारत में होनी चाहिए, वो उन्होंने 1930 में कहा था बाबा साहब आम्बेडकर ने। बाबा साहब आम्बेडकर ये भी कहते हैं कि भारत गुलाम क्यों बना। उनकी भी वेदना यही है, उनकी भी चिंता यही है कि भारत गुलाम क्यों बना। ये प्रश्न उनके मन मस्तिष्क में उठता है। और 1938 में नासिक जिले के सटाना नाम का एक छोटा सा गांव है, उस गांव के अंदर बहुत बड़ी एक सभा थी। उस सभा के अंदर बाबा साहब आम्बेडकर बोलते हैं कि हम गुलाम क्यों बने। वो सामने बैठे लोग हैं, उनसे वो सवाल पूछते हैं कि भारत गुलाम क्यों बना, भारत विदेशी दासता के नीचे क्यों जकड़ा। ये सवाल वो सामने बैठे ग्रामीणों से पूछते हैं और स्वयं जवाब देते हैं। वो सामने 5000 लोग बैठे हैं
और उनसे पूछते हैं कि अगर आपके गांव के अंदर, आपका छोटा सा गांव है, आपके गांव के अंदर किसी विदेशी ने हमला किया तो क्या आप आपके गांव की रक्षा कर पाओगे? उन्होंने कहा कि आप आपके गांव की रक्षा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सभी लोग शस्त्र नहीं उठा सकते, किसी एक जाति को ही शस्त्र उठाने का अधिकार है। तो ऐसे इस स्थिति में आप आपके गांव की रक्षा नहीं कर सकते। उसी तरह अगर भारतवर्ष के अंदर सभी जातियों को शस्त्र उठाने का अधिकार होता तो ये भारतवर्ष गुलाम नहीं होता। ये बाबा साहब आम्बेडकर 1938 में सटाना नाम के जो छोटा सा गांव है उसमें वो कहते हैं। तो बाबा साहब आम्बेडकर का सपना यह भी है कि सब संगठित हो, एक हो, एकात्म हो, सभी भारतीयों के अंदर सभी बंधु भाव होना चाहिए, तभी भारत संगठित भी हो सकता है, सुरक्षित भी हो सकता है। आगे जाके बाबा साहब आम्बेडकर 1945 में उन्होंने एक बिजली को लेकर एक व्याख्यान दिया था, वो आज भी पढ़ने जैसा है कि सस्ती बिजली कैसे उत्पन्न हो। वो विजन बाबा साहब आम्बेडकर ने 1945 में दिया था। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए बिजली, उद्योग के लिए बिजली, और जो गरीब है, जो आर्थिक संपन्न नहीं है, उनके लिए कैसे बिजली उत्पन्न हो सके, ऐसा उन्होंने विजन प्रस्तुत किया। और साथ साथ उन्होंने उस समय कहा था कि भारत का औद्योगिकीकरण ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर उद्योग जितने भी बढ़ेंगे उतना ही भारत संपन्न होगा। ये उन्होंने उस समय कहा था जब भारत गुलाम था। साथ साथ बाबा साहब आम्बेडकर उसी समय एक और विजन प्रस्तुत करते हैं। एक तो ये बिजली का प्रस्तुत करते हैं, साथ साथ वो जल नीति कैसी होनी चाहिए, जल नीति का भी वो विजन प्रस्तुत करते हैं। भारत में उस समय बड़े बड़े डैम नहीं थे। उस समय उड़ीसा के अंदर डेल्टा नदी है, उस डेल्टा नदी पर बंद बनना चाहिए। मतलब एक बड़ा सा बंद बनेगा तो जो डेल्टा नदी है उसका लाखों टन पानी जो सागर के अंदर व्यर्थ व्यय हो जाता है, अगर वो रुकेगा तो खेती के अंदर काम आएगा, पीने के पानी के लिए काम आएगा। और उड़ीसा के अंदर हर वर्ष जो बड़ा अकाल बनता है उस अकाल से छुटकारा मिलेगा। तो उस समय उन्होंने ये विजन दिया है कि भारत के अंदर हर नदियों पर डैम बनने चाहिए, बड़े बड़े बंद बनने चाहिए। ये पूरा विजन बाबा साहब आम्बेडकर ने प्रस्तुत किया। बस एक उदाहरण लेके पूरी करता हूं मैं बात। तो बाबा साहब आम्बेडकर की जल नीति है, देश को सुरक्षित करने की नीति है, ऊर्जा नीति है, सभी के अंदर ये पहलू हमारे सामने कभी नहीं आई है। और बाबा साहब आम्बेडकर उन्होंने जितनी भी डिग्रियां प्राप्त की वो अर्थ में प्राप्त की थी, अर्थशास्त्र में प्राप्त की थी। ये जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसका विजन उन्होंने 1926 में अंग्रेज एक डेलीगेट आया था उसके सामने उन्होंने प्रस्तुत किया था। उसी के आधार पर 1936 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। ऐसे अनेक पहलू, अनेक ऐसा विजन बाबा साहब आम्बेडकर ने उस समय प्रस्तुत किया था कि अगर उसी विजन के आधार पर स्वतंत्र भारत आगे बढ़ा होता तो भारतवर्ष थोड़े ही वर्षों में नंबर 1 पर बहुत पहले पहुंच गया होगा। तो ये मैंने बहुत संक्षिप्त में, बहुत कुछ थोड़े से शब्दों में बाबा साहब आम्बेडकर का जो भारत को लेकर जो सपना था वो आप सब के सामने प्रस्तुत किया है। अस्तु। Thank you so much, sir. On behalf of Orange City Literature Fest, we sincerely express our gratitude towards your acceptance for the session and knowledge shared with us. Thanks a lot.